अध्याय 10 स्मृति कथा संस्मरण। प्रस्तुत पाठ का आधार है दृढ़ता। लेखक संदेश देना चाहता है कि इंसान को सभी के साथ मानवता का व्यवहार करना चाहिए एवं उसे साहस तथा निर्भयता की दृढ़ संकल्प लेकर निर्णय लेना चाहिए और उसी मार्ग पर चलते हुए कार्य करने चाहिए। सन 1908 की बात है। दिसंबर का आखिर या जनवरी का प्रारंभ होगा। ठंड अपनी चरम सीमा पर थी। 2-4 दिन पूर्व बूंदाबांदी हो गई थी, इसलिए शीत की भयंकरता और भी बढ़ गई थी। साय के 3:30 या 4 बजे होंगे। कई साथियों के साथ मैं झरबेरी के बेर तोड़ कर खा रहा था कि गांव के पास एक आदमी ने जोर से पुकारा कि तुम्हारे भाई बुला रहे हैं, शीघ्र ही घर लौट जाओ। मैं घर को चलने लगा। साथ में छोटा भाई भी था। भाई साहब की मार का डर था, इसलिए सहमा हुआ चला जा रहा था। समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा कसूर बन पड़ा। डरते डरते घर में घुसा। आशंका थी कि बेर खाने के अपराध में ही पेशी न हो, पर आंगन में भाई साहब को पत्र लिखते पाया। अब पिटने का भ्रम दूर हुआ। हमें देखकर भाई साहब ने कहा, इन पत्रों को ले जाकर मक्खनपुर डाक खाने में डाल आओ। तेजी से जाना, जिससे शाम की डाक में चिट्ठियां निकल जाएं। ये बड़ी जरूरी है। जाड़े के दिन थे ही, जिस पर हवा के प्रकोप से कपकपी लग रही थी। हवा मज्जा तक ठिठुरा रही थी, इसलिए हमने कानों को धोती से बांधा। माँ ने बुझाने के लिए थोड़े से चने एक धोती में बांध दिए। हम दोनों भाई अपना अपना डंडा लेकर घर से निकल पड़े। उस समय बबूल के डंडे से जितना मोह था, उतना उस उम्र में राइफल से नहीं। मेरा डंडा अनेक सांपों के लिए नारायण वाहन हो चुका था। मक्खनपुर के स्कूल और गांव के बीच पड़ने वाले आम के पेड़ों में प्रतिवर्ष उससे आम तोड़े जाते थे। इस कारण वह मूक डंडा सजीव सा प्रतीत होता था। प्रसन्न वदन हम दोनों मक्खनपुर की ओर तेजी से बढ़ने लगे। चिट्ठियों को मैंने टोपी में रख लिया, क्योंकि कुर्ते में जेबें न थी। हम दोनों उछलते कूदते एक ही सांस में गांव से कुछ ही दूर एक कुएं के पास आ गए, जिसमें एक अति भयंकर काला सांप पड़ा हुआ था। कुआं कच्चा था और 24 हाथ अर्थात लगभग 36 फुट गहरा था। उसमें पानी न था। उसमें न जाने सांप कैसे गिर गया था। कारण कुछ भी हो, हमारा उसके कुएं में होने का ज्ञान केवल 2 महीने का था। बच्चे नटखट होते ही हैं। मक्खनपुर पढ़ने जाने वाली हमारी टोली पूरी वानर टोली थी। एक दिन हम लोग स्कूल से लौट रहे थे कि हमको कुएं में उजकने की सूझी। सबसे पहले उजकने वाला मैं ही था। कुएं में झांककर एक ढेला फेंका कि उसकी आवाज कैसी होती है। उसके बाद अपनी बोली की प्रतिध्वनि सुनने की इच्छा थी, पर कुएं में जो ही ढेला गिरा, त्यों ही एक फुफकार सुनाई पड़ी। कुएं के किनारे खड़े हुए हम सब बालक पहले तो उस फुफकार से ऐसे चकित हो गए जैसे किलोले करता हुआ मृग समूह अति समीप के कुत्ते की भौंक से चकित हो जाता है। उसके उपरांत सभी ने उजक उजक कर एक एक ढेला फेंका और कुएं से आने वाली क्रोधपूर्ण फुफकार पर कहे लगाए। गांव से मक्खनपुर जाते
और मक्खनपुर से लौटते समय प्राय प्रतिदिन ही कुएं में ढेले डाले जाते थे। मैं तो आगे भागकर आ जाता था और टोपी को एक हाथ से पकड़कर दूसरे से ढेला फेंकता था। यह रोजाना की आदत हो गई थी। सांप से फुफकार निकलवाना मैं उस समय बड़ा काम समझता था, इसलिए जैसे ही हम दोनों उस कुएं की ओर से निकले, कुएं में ढेला फेंककर फुफकार सुनने की प्रवृत्ति जागृत हो गई। मैं कुएं की ओर बढ़ा, छोटा भाई मेरे पीछे हो लिया। जैसे बड़े मृग शावक के पीछे छोटा मृग शावक होता है, कुएं के किनारे से एक ढेला उठाया और उझककर एक हाथ से टोपी उतारते हुए सांप पर ढेला गिरा दिया, पर मुझ पर तो बिजली सी गिर पड़ी। सांप ने फुफकार मारी या नहीं, ढेला उसे लगा या नहीं, यह बात अब तक स्मरण नहीं। टोपी के हाथ में लेते ही तीनों चिट्ठियां चक्कर लगाती हुई कुएं में गिर रही थी। अकस्मात जैसे घास चरते हुए हिरण की आत्मा गोली से हत होने पर निकल जाती है और वह तड़पता ही रह जाता है, उसी भांति वे चिट्ठियां टोपी से निकल आई। मेरी तो जान निकल गई। उनके गिरते ही मैंने उनको पकड़ने के लिए एक झपट्टा भी मारा। ठीक वैसे ही जैसे घायल शेर शिकारी को पेड़ पर चढ़ते देखकर उस पर हमला करता है, वे तो पहुंच से बाहर हो चुकी थी। उनको पकड़ने की घबराहट में मैं स्वयं झटके के कारण कुएं में गिर गया होता। कुएं की पाट पर बैठे हम रो रहे थे। छोटा भाई डांडे मारकर और मैं चुपचाप आंखें डबडबाकर पतीली में उफान आने से ढकना ऊपर उठ जाता है और पानी बाहर टपक जाता है। निराशा, पिटने के भय और उद्वेग से रोने का उफान आता था। पलकों के ढकने भीतरी भावों को रोकने का प्रयत्न करते थे, पर कपोलों पर आंसू ढलक ही जाते थे। माँ की गोद की याद आती थी। जी चाहता था कि माँ आकर छाती से लगा ले और लाड प्यार करके कह दे कि कोई बात नहीं, चिट्ठियां फिर लिख ली जाएंगी। तबीयत करती कि कुएं में बहुत सी मिट्टी डाल दी जाए और घर जाकर कह दिया जाए कि चिट्ठी डाल आए, पर उस समय झूठ बोलना मैं जानता ही न था। घर लौटकर सच बोलने से रुई की भांति धुनाई होती। मार के ख्याल से शरीर ही नहीं, मन भी कांप जाता था। सच बोलकर पिटने के भावी भय और झूठ बोलकर चिट्ठियों के न पहुंचने की जिम्मेदारी के बोझ से दबा मैं सिसक रहा था। कहीं भाग जाने की तबीयत करती थी, पर पिटने के भय और जिम्मेदारी की दुधारी तलवार कलेजे पर फिर रही थी। दृढ़ संकल्प से दुविधा की बेड़ियां कट जाती है। मेरी दुविधा भी दूर हो गई। कुएं में घुसकर चिट्ठियों को निकालने का निश्चय किया। कितना भयंकर निर्णय था, पर जो मरने को तैयार हो उसे क्या, मूर्खता अथवा बुद्धिमत्ता से किसी काम को करने के लिए कोई मौत का मार्ग स्वीकार कर ले और वह भी जानबूझकर, तो फिर वह अकेला संसार से भिड़ने को तैयार हो जाता है। और फल, उसे फल ही क्या चिंता, फल तो किसी दूसरी शक्ति पर निर्भर है। उस समय चिट्ठियां निकालने के लिए मैं विषधर से भिड़ने को तैयार हो गया। पासा फेंक दिया गया। मौत का आलिंगन हो अथवा सांप से बचकर दूसरा जन्म, इसकी कोई चिंता नहीं थी, पर विश्वास तो यह था कि डंडे से सांप को पहले मार दूंगा, तब फिर चिट्ठियां उठा लूंगा। बस इसी दृढ़ विश्वास से मैंने कुएं में घुसने की ठानी। छोटा भाई रोता था और उसके रोने का तात्पर्य था कि मेरी मौत मुझे नीचे बुला रही है। यद्यपि वह शब्दों से न कहता था,
वास्तव में मौत सजीव और नग्न रूप में कुएं में बैठी थी, पर उस नग्न मौत से मुठभेड़ के लिए मुझे भी धोती उतारनी पड़ी। छोटे भाई को भी धोती उतारनी पड़ी। एक धोती मेरी, एक छोटे भाई की, एक चने वाली, 2 कानों से बंधी हुई धोतियां, 5 धोतियां और कुछ रस्सी मिलाकर कुएं की गहराई के लिए काफी हुई। हम लोगों ने धोतियां एक दूसरे से बांधी और खूब खींच खींच कर आजमा लिया कि गांठें कड़ी है या नहीं। अपनी ओर से कोई धोखे का काम न रखा। धोती के एक सिरे पर डंडा बांधा और कुएं में डाल दिया। दूसरे सिरे को डेंग, वह लकड़ी जिस पर चरस्पू टिकता है, के चारों ओर एक चक्कर देकर एक गांठ लगाकर छोटे भाई को दे दिया। छोटा भाई केवल 8 वर्ष का था, इसलिए धोती को डेंग से कड़ी करके बांध दिया और तब उसे खूब मजबूती से पकड़ने के लिए कहा। मैं कुएं में धोती के सहारे घुसने लगा। छोटा भाई फिर रोने लगा। मैंने उसे आश्वासन दिलाया कि मैं कुएं के नीचे पहुंचते ही सांप को मार दूंगा, इसलिए कुएं में घुसते समय सांप का तनिक भी भय न था। उसको मारना मैं बाएं हाथ का खेल समझता था। कुएं के धरातल से जब 4-5 गज की दूरी पर था, तब ध्यान से नीचे देखा। अक्ल चकरा गई। सांप फन फैलाए धरातल से एक हाथ ऊपर उठा हुआ मेरी प्रतीक्षा कर रहा था। नीचे डंडा बंधा हुआ था। मेरे उतरने की गति से इधर उधर हिलता था। उसी के कारण शायद मुझे उतरते देख सांप घातक चोट के आसन पर बैठा था। सपेरा जैसे बीन बजाकर काले सांप को खिलाता है और सांप क्रोधित होकर फन फैलाकर खड़ा होता है और फुंकार मारकर चोट करता है, ठीक उसी प्रकार सांप तैयार था। उसकी प्रतिद्वंद्वी में उससे कुछ हाथ ऊपर धोती पकड़े लटक रहा था। धोती डेंग से बंधी होने के कारण कुएं के बीचों बीच लटक रही थी और मुझे कुएं के धरातल की परिधि के बीच उतरना था। इसके माने थे सांप से 1.5-2 फुट नहीं, बल्कि गज भर की दूरी पर पैर रखना, और इतनी दूरी पर सांप पैर रखते ही चोट करता। स्मरण रहे, कच्चे कुएं का व्यास बहुत कम होता है, नीचे तो वह 1.5 गज से अधिक होता ही नहीं। ऐसी दशा में मैं सांप से अधिक 4 फुट की दूरी पर रह सकता था, वह भी उस दशा में जब सांप मुझसे दूर रहने का प्रयत्न करता। उतरना तो था कुएं के बीच में, क्योंकि मेरा साधन बीचों बीच लटक रहा था। ऊपर से लटक कर तो सांप नहीं मारा जा सकता था। उतरना तो था ही, और थकावट से ऊपर चढ़ भी नहीं सकता था। अब तक अपने प्रतिद्वंद्वी को पीठ दिखाने का निश्चय नहीं किया था। यदि ऐसा करता भी तो कुएं के धरातल पर उतरे बिना क्या मैं ऊपर चढ़ सकता था। धीरे धीरे उतरने लगा। 1-1 इंच ज्यों-ज्यों ही मैं नीचे उतरता जाता था, त्यों-त्यों मेरी एकाग्रचित्ता बढ़ती जाती थी। मुझे एक सूझ सूझी। दोनों हाथों में धोती पकड़े हुए मैंने अपने पैर कुएं की बगल में लगा दिए। दीवार से पैर लगाते ही कुछ मिट्टी नीचे गिरी और सांप ने फू करके उस पर मुंह मारा। मेरे पैर भी दीवार से हट गए और मेरी टांगे कमर से समकोण बनाती हुई लटकती रही, पर इससे सांप से दूरी और कुएं की परिधि पर उतरने का ढंग मालूम हो गया। तनिक झूल कर मैंने अपने पैर कुएं की बगल से सटाए और खुद धक्के के साथ अपने प्रतिद्वंद्वी के सम्मुख कुएं की दूसरी ओर 1.5 फुट पर कुएं के धरातल पर खड़ा हो गया। आंखें चार हुई। शायद एक दूसरे ने पहचाना। सांप को चक्षुश्रवा कहते हैं।
इस समय मैं स्वयं चक्षुश्रवा हो रहा था। सब इंद्रियों ने मानो सहानुभूति से अपनी शक्ति आंखों को दे दी हो। मेरी आंखें सांप के फन की ओर लगी हुई थी कि वह कब और किस और आक्रमण करता है। सांप ने मोही सी डाल दी थी। शायद वह मेरे आक्रमण की प्रतीक्षा में था, पर जिस विचार और आशा को लेकर मैंने कुएं में घुसने की ठानी थी, वह तो आकाश कुसुम था। मनुष्य का अनुमान और भावी योजनाएं कभी-कभी कितनी मिथ्या और उल्टी निकलती है। सांप का सामना होते ही अपनी योजना और आशा की असंभवता प्रतीत हो गई। डंडा चलाने के लिए स्थान ही न था। लाठी या डंडा चलाने के लिए काफी स्थान चाहिए जिसमें वे घुमाए जा सके। सांप को डंडे से दबाया जा सकता था, पर ऐसा करना मानो तोप के मुंह पर खड़ा होना था। यदि फन या उसके समीप का भाग न दबा तो फिर वह पलटकर जरूर काटता, और फन के पास दबाने की कोई संभावना भी होती तो फिर उसके पास पड़ी हुई 2 चिट्ठियां कैसे उठाता। 2 चिट्ठियां उसके पास सटी हुई पड़ी थी और एक मेरी ओर थी। मैं तो चिट्ठियां लेने उतरा था। हम दोनों अपने पैरों पर डटे थे। उस आसन पर खड़े खड़े मुझे 4-5 मिनट हो गए। दोनों ओर से मोर्चे पड़े हुए थे, पर मेरा मोर्चा कमजोर था। कहीं सांप मुझ पर झपट पड़ता तो मैं यदि बहुत करता तो उसे पकड़कर या कुचलकर मार देता, पर वह तो अपनी अचूक तरल मेरे शरीर में पहुंचा ही देता और अपने साथ साथ मुझे भी ले जाता। अब तक सांप ने वार न किया था, इसलिए मैंने भी उसे डंडे से दबाने का ख्याल छोड़ दिया। ऐसा करना उचित भी न था। अब प्रश्न यह था कि चिट्ठियां कैसे उठाई जाए। बस एक सूरत थी, डंडे से सांप की ओर से चिट्ठियों को सरकाया जाए। यदि सांप टूट पड़ा तो कोई चारा न था। कुर्ता था और कोई कपड़ा न था जिसे सांप के मुंह की ओर करके उसके फन को पकड़ लूं। मारना या बिल्कुल छेड़खानी न करना, ये 2 मार्ग थे। सो पहला मेरी शक्ति के बाहर था। बांधे होकर दूसरे मार्ग का अवलंबन करना पड़ा। डंडे को लेकर जो ही मैं सांप की दाईं ओर पड़ी हुई चिट्ठी के पास पहुंचा कि फुंकार के साथ काली बिजली तड़पी और डंडे पर गिरी। हृदय में कंपन हुआ, हाथों ने आज्ञा न मानी, डंडा छूट पड़ा। मैं तो न मालूम कितना ऊपर उछल गया, जानबूझकर नहीं, यूं ही बिदक कर उछलकर जो खड़ा हुआ तो देखा डंडे के सिर पर 3-4 स्थानों पर पीप सा कुछ लगा हुआ है। वह विष था। सांप ने मानो अपनी शक्ति का सर्टिफिकेट सामने रख दिया था, पर मैं तो उसकी योग्यता का पहले ही कायल था। उस सर्टिफिकेट की जरूरत न थी। सांप ने लगातार फू फू करके डंडे पर 3-4 चोटें की। वह डंडा पहली बार ही इस भांति अपमानित हुआ, या शायद वह सांप का उपहास कर रहा था। उधर ऊपर फू फू और मेरे उछलने और फिर वही धमाके से खड़े होने से छोटे भाई ने समझा कि मेरा कार्य समाप्त हो गया है और बंधुत्व का नाता फू फू और धमाके से टूट गया। उसने ख्याल किया कि सांप के काटने से मैं गिर गया। मेरे कष्ट और विरह के ख्याल से उसके कोमल हृदय को धक्का लगा। भ्रातृ स्नेह के ताने बाने को चोट लगी। उसकी चीख निकल गई। छोटे भाई की आशंका बेजा न थी, पर उस फू और धमाके से मेरा साहस कुछ बढ़ गया। दोबारा फिर उसी प्रकार लिफाफे को उठाने की चेष्टा की। अब की बार सांप ने वार भी किया और डंडे से चिपट भी गया। डंडा मेरे हाथ से छूटा तो नहीं, पर झिझक, सहम अथवा आतंक से अपनी ओर को खींच गया और गंजलक
मारता हुआ सांप का पिछला भाग हाथ को छू गया। उफ, कितना ठंडा था। मैंने डंडे को एक ओर पटक दिया। यदि कहीं दूसरा वार पहले होता तो उछलकर मैं सांप पर गिरता और न बचता। लेकिन जब जीवन होता है तब हजारों ढंग बचने के निकल आते हैं। वह देवी कृपा थी। डंडे के मेरी ओर खिंच जाने से मेरे और सांप के आसन बदल गए। मैंने तुरंत लिफाफे और पोस्टकार्ड चुन लिए, चिट्ठियों को धोती के छोर में बांध दिया और छोटे भाई ने ऊपर खींच लिया। डंडे को सांप के पास से उठाने में भी बड़ी कठिनाई हुई। सांप उससे खुलकर उस पर धरना देकर बैठा था। जीत तो मेरी ही हो चुकी थी, पर मैं अपना निशाना गंवा चुका था। आगे हाथ बढ़ाता तो सांप हाथ पर वार करता, इसलिए कुएं की बगल से एक मुट्ठी मिट्टी लेकर मैंने उसकी दाईं ओर फेंकी। वह उस पर झपटा। मैंने दूसरे हाथ से उसकी दाईं ओर से डंडा खींच लिया, पर बात ही बात में उसने दूसरी ओर भी वार किया। यदि बीच में डंडा न होता तो पैर में उसके दांत गड़ गए होते। अब ऊपर चढ़ना कोई कठिन काम न था। केवल हाथों के सहारे पैरों को बिना कहीं लगाए हुए चढ़ना मुझसे अब नहीं हो सकता। 15-20 फुट बिना पैरों के सहारे केवल हाथों के बल चढ़ने की हिम्मत रखता हूँ। कम ही अधिक नहीं, पर उस 11 वर्ष की अवस्था में मैं 36 फुट चढ़ा। बाहें भर गई थी, छाती फूल गई थी, पर एक एक इंच सरक सरक कर अपनी भुजाओं के बल मैं ऊपर चढ़ आया। यदि हाथ छूट जाते तो क्या होता, इसका अनुमान करना कठिन है। ऊपर आकर बेहाल होकर थोड़ी देर तक पड़ा रहा। देह को झाड़ झूड़ कर धोती कुर्ता पहना। फिर किशनपुर के लड़के को, जिसने ऊपर चढ़ने की चेष्टा को देखा था, ताकीद करके कि वह कुएं वाली घटना किसी से न कहे। हम लोग आगे बढ़े। सन 1915 में मैट्रिकुलेशन पास करने के उपरांत यह घटना मैंने माँ को सुनाई। सजल नेत्रों से माँ ने मुझे अपनी गोद में बैठा लिया, जैसे चिड़िया अपने बच्चे को डेने के नीचे छुपा लेती है। शब्दार्थ: प्रवृत्ति, आदत, मृग शावक, हिरण का बच्चा, घबराहट, डर, भय, एकाग्रचित्ता, एक ही चीज पर ध्यान लगाना, उझकना, झुककर देखना, मज्जा, हड्डियों के भीतर का गुदा, उद्वेग, क्षोभ, दुविधा, असमंजस, सजल नेत्र, आंसू भरी आंखें, ताकीद करना, किसी काम को करने के लिए जोर देकर कहना। लेखक परिचय: लेखक श्री राम शर्मा जी का जन्म सन 1896 को मैनपुरी, उत्तर प्रदेश के किरथरा गांव में हुआ। उन्होंने एक गद्य लेखक, पत्रकार और संपादक के रूप में कार्य किया। स्वतंत्रता आंदोलन में पूर्ण रूप से हिस्सा लेने के लिए उन्होंने अपना अध्ययन बीच में ही छोड़ दिया। उन्होंने उर्दू, फारसी, बंगाली, अंग्रेजी व संस्कृत भाषा में अनेक गद्य लेखों की रचना की। सन 1967 को उनका निधन हो गया।